जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, जो कि आप देख रहे हैं कि जो है सीरीज हमारी स्टार्ट की गई है। तो उसमें से काफ़ी वीडियो के माध्यम से यानी 8 वीडियो के माध्यम से इसको हमने काफ़ी कवर कर लिया है। साथ ही साथ बता दें कि जो डिटेल डिस्कशन के साथ हमने इसको देखा। आज की इस वीडियो के माध्यम से अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो भारत की जितनी भी प्रमुख झीलें हैं उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपने देखा होगा कि प्रायद्वीपीय भारत, साथ ही साथ जो कि हिमालयी नदी तंत्र के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। यदि आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम भारत की जितनी भी झीलें हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर में स्थित बूलर झील हो, या फिर अगर बात करें तो राजस्थान की सांभर झील, उड़ीसा की चिल्का झील, या बात करें सिक्किम में जो पाई जाती है चुलामू झील, उन सभी की विशेषताओं के बारे में जहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से देखने को मिलेगा। अगर बात करें फ्रेंड्स जो भारत में स्थित बूलर झील है तो इसकी विशेषता के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि भारत की जो सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बूलर झील है। जो किस राज्य में स्थित है, तो बहुत सारे एग्जामों में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बूलर झील किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो दूसरी एक झील और जो पाई जाती है, जो डल झील, अगर इसको बात करें तो श्रीनगर का, जो कि गहना के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछती है कि श्रीनगर का गहना किस झील को कहते हैं, तो आप बताइएगा कि सॉरी, तो डल झील का कहलाती है। अगर बात करें फ्रेंड्स इससे संबंधित तो बहुत सारे एग्जामों में आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो इसी डल झील में जो कि फ्लोटिंग टाइप के घर पाए जाते हैं जिनको शिकारा के नाम से जाना जाता है, तो कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं यहाँ से संबंधित, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स आपको राजस्थान में, तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी एक सांभर झील, जो भारत की सबसे ज़्यादा आपको बात करें तो खारे पानी की झील है। वहीं आपको यहाँ राजस्थान राज्य में ही आपको देखने के लिए पिछौला झील भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछता है कि पिछौला झील किस राज्य में स्थित है, तो आप बताइए कि राजस्थान में है। अगर बात करें फ्रेंड्स वहीं आप उत्तराखंड राज्य में आएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि जो यहाँ पर जितनी भी ताल शब्द से संबंधित झीलें हैं वो सब कहाँ हैं, तो उत्तराखंड राज्य में है। तो आप इस चीज़ को भी याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें वहीं सिक्किम राज्य में, तो आपको एक क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जामों में देखने को मिलता है कि चुलामू झील किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर बात करें इसकी विशेषता के बारे में तो भारत की सबसे या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो चुलामू झील है। तो इस चीज़ को भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ झीलें ऐसी हैं जो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी समुद्र के किनारे है, तो उनमें से आपसे पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी लैग्यून झील कौन सी है, तो आपको देखने को मिलेगा कि चिल्का झील जो कि लैग्यून झील का एग्जाम्पल है। तो साथ ही साथ अगर बात करें तो सबसे बड़ी खारे पानी की दूसरी बात करें तो लैग्यून झील है। तो आप इस चीज़ को भी याद कर सकते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स वहीं तो कुल्लेरू झील, ये भी एक आपको देखने को मिलेगा लैग्यून झील का एग्जाम्पल है। पुलिकट झील लैग्यून झील का एग्जाम्पल है। अगर बात करें वहीं आपको कर्नाटक में देखने को मिले लिंगा मक्की झील, जो कि आपको देखने को मिलेगी लैग्यून झील का एग्जाम्पल है। बात करें भारत की सबसे बड़ी झील के बारे में तो आपको देखने को मिलेगी वेम्बनाड झील, जो कि आपको देखने को मिलेगी किसमें, तो केरल राज्य में। अगर इस फ्रेंड्स इसकी लंबाई की बात करें या इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो भारत की सबसे लंबी, जो कि 96 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई, तो आप इस चीज़ को भी याद कर सकते हैं। हालांकि आपको अगर झीलों से संबंधित सेपरेटेड वीडियो देखना है तो हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से भी इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मेन कवर करने का मकसद था कि जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है तो आप उस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में आप देखते हैं कि जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनते हैं, तो जो क्वेश्चंस हैं तो इसके माध्यम से आपको क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स वहीं हम आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र राज्य में, तो महाराष्ट्र राज्य में आपको देखने को मिलेगा जो कि लोनार झील। अगर बात करें इसकी विशेषता की बारे में तो आप सभी जानते हैं कि लोनार झील जो कि महाराष्ट्र की एक क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लोनार झील किस प्रकार का एग्जाम्पल है या किस प्रकार की झील है, तो क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, क्योंकि यहाँ से जनरली क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स पूर्वोत्तर भारत के बारे में, तो पूर्वोत्तर भारत में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा जो कि मणिपुर में एक झील आपको देखने को मिलेगी जिसको लोकटक झील कहते हैं। लोक
लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर की, या बात करें पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। वही फ्रेंड्स इसका अगर इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मणिपुर के लोकटक झील में ही जो कि एक केबुल लामजाऊ नामक जो कि आपको नेशनल पार्क आपको इसी झील में देखने को मिलता है। अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी और कुछ विशेषताओं के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इसी केबुल लामजाऊ के नेशनल पार्क में जो एक बात करें प्लांट्स पाया जाता है, जलीय पौधा पाया जाता है, तो फुमडीज, तो बहुत सारे एग्जामों में फ्रेंड्स आपकी बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ से पूछता है कि फुमडीज नामक जो कि प्लांट्स पाया जाता है किस झील में पाया जाता है, तो केबिल लामजाऊ में पाया जाता है। इसकी और भी क्या विशेषता है तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो काला हिरन पाया जाता है वो किस झील में पाया जाता है, कि किनारे पाया जाता है, किस पार्क में पाया जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क कहें या फिर इसी लोकटक झील के किनारे पाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं आपको देखने को मिलेगा असम राज्य में, तो आपसे पूछता है कि असम राज्य में जैसे कि चपनाला झील किस राज्य में स्थित है। ये कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामों में। तो चपनाला झील असम राज्य में स्थित है। अगर मेघालय की बात करें तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा मेघालय राज्य में जो झील आपको पाई जाती है वो उमियम झील। तो आपसे एग्जाम्पल में पूछता है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है, तो आप बताइएगा कि जो आपको मेघालय राज्य में स्थित है। तो जनरली क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछा है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील है। किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर राज्य में स्थित है। उसकी विशेषता क्या है, तो उसमें केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क पाया जाता है। इसी बात करें फ्रेंड्स, इसी झील के किनारे आपको काला हिरन जो भी देखने को मिलेगा। बेसिक क्वेश्चंस कुछ यहाँ से ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें असम के बारे में, तो असम में आपने देखा कि चपनाला झील, मेघालय में उमियम झील पाई जाती है। भारत की जो सर्वाधिक ऊंची झील अभी हमने बता दिया कि आपको चोलामू झील जो कि सिक्किम राज्य में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो सांबर झील जो कि राजस्थान में है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा खारे पानी की बात करें तो सांबर झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील। ये चिल्का झील साथ ही साथ आपको देखने को लेगुन झील का भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ भी आप कोशिश कीजिए कि याद कर लीजिए। अगर बात करें कृत्रिम झील के बारे में तो आपको देखने को मिलेगी, या मानव निर्मित झील के बारे में, जो सबसे बड़ी झील है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर का है, या गोविंद बल्लभ झील जो कि आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स दक्षिणी भारत के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा कि निजाम सागर झील, ये भी एक, अगर बात करें तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नागार्जुन सागर झील, ये भी जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो आप इस चीज़ को भी याद कर सकते हैं। वहीं बात करें कृष्णराज सागर झील जो आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, तो कर्नाटक केरल की सीमा पर देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को भी याद कर लिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल में आपसे पूछता है कि पुल्लकट झील किन किन राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करती है, या किस किन राज्यों में पाई जाती है। तो इसका कुछ हिस्सा जो कि आपको आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कुछ हिस्सा जो कि तमिलनाडु, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर जो झील पाई जाती है उसको पुल्लिकट झील के नाम से जाना जाता है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कि फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपसे देखने का कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी फैक्ट्स पूछ लेता है। आप बात करें झीलों की जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो हम जैसे कि जनरली आपको देखने को मिलता है कि जो परिभाषा कहे तो पृथ्वी की सतह पर या गर्त वाले भागों में जब जल जमा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। अगर बात करें वहीं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में, तो बात करें जैसे बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है। यानी आपको फ्रेंड्स देखने को मिलेगा, यदि आप वर्ल्ड मैप देखेंगे या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है तो कैस्पियन सागर झील है। साथ ही साथ मृत सागर, अरल सागर, ये भी एक झीलों की एग्जाम्पल है। क्योंकि जितनी भी झील का आकार जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो वो एक सागर का रूप ले लेती है, और इस वजह से इनको सागरों के होते हुए भी इनको झीलों कहा जाता है। तो उनमें जो सबसे बड़ी, या बात करें विश्व की सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर हो जाएगी। मृत सागर जो कि एक खारे पानी की झील की एग्जाम्पल है। तो आप इस चीज़ भी याद कर सकते हैं। अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें फ्रेंड्स, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल पूछता है जैसे आपसे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप बताइएगा कि आपको देखने को मिलेगा जो कि सुपीरियर झील। अगर बात करें किस देश में स्थित है, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछता है, तो यूएसए प्लस कनाडा की सीमा पर स्थित है। कौन सी झील, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वहीं फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या सर्वाधिक खारे पानी की झील, तो आप देखेंगे कि तुर्की देश में जो आपको देखने को मिलेगी वान झील
विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। तो जनरली क्वेश्चन जैसे कि भारत में पूछता है कि भारत की सबसे ज़्यादा अगर फ्रेंड्स बात करें कि खारे पानी की झील, तो सांभर झील अगर हो गई, तो वैसे विश्व के संदर्भ में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी जो कि वान झील एक खारे पानी की झील का एग्जाम्पल है। तो इस चीज़ से भी आप रिलेट करके एग्जाम याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जनरली बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलेगा। वहीं फ्रेंड्स बात करें आप सब बहुत सारे एग्जाम में उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार के एग्जामों में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपसे पूछता है कि लेक तुर्काना किस देश में स्थित है। लेक तुर्काना किस देश में स्थित है, क्योंकि जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर बात करें फ्रेंड्स इस देश के बारे में, तो इथोपिया देश में स्थित है। अगर बात करें फ्रेंड्स इसके महाद्वीप में, तो आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में इथोपिया देश पाया जाता है, जहाँ पर जो कि लेक तुर्काना पाया जाता है। इसके पूछने का मेन रीजन फ्रेंड्स अगर बात करें तो आपको नाम से स्पष्ट होगा, तो जैसे कि तुर्काना, तो ऐसा इस प्रतीत होता है या बात करें ऐसा एहसास होता है कि ये कहीं ना कहीं तुर्की या फिर यूरोप महाद्वीप की झील हो सकती है। लेकिन इसके नाम की वजह से इसको बहुत सारे एग्जाम पूछता है। तो आप देश याद कर लीजिए कि इथोपिया देश में है। अगर महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर बात करें फ्रेंड्स कुछ और प्रमुख पॉइंट्स के बारे में जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। तो आपको देखने को मिला कि भारत को उत्तरी भागों में आपको देखने को मिलेगा जैसे सुपीरियर झील, सॉरी बूलर झील, डल झील देखने को मिलेगी। वहीं आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो कि अंतर्देशीय झील, जिसको हम सांभर झील कहते हैं, भारत के सर्वाधिक खारे पानी की झील है। साथ ही साथ बात करें कि अलग अलग भागों में आपको अलग अलग विशेषताओं की झीलों को देखने को मिलेगा। उसी चीज़ को एनसीईआरटी में इस चीज़ को दर्शाया गया है। तो इनमें देखने को मिलेगा अंतर्देशीय, यानी ऐसी झीलें जो कि भूभाग से संबंधित, भूभाग से रिलेटेड है, या बात करें जिनका संबंध किसी समुद्र या किसी ऐसे बड़े जलाशय से नहीं हो करके एक आंतरिक भूभाग में स्थित है, तो उनको अंतर्देशीय, बात करें तो अंतर्देशीय झील कहते हैं। वहीं अर्ध शुष्क झील जिनमें आपको देखने को मिलेगा सांभर झील इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर बात करें वहीं आप देखने को मिलेगा कि आप कई बार एग्जाम पूछता है कि झीलों का निर्माण कहाँ होता है या गोखुर झीलों का निर्माण कहाँ होता है। तो अगर आपने पिछले वीडियो हमारे देखे होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि जब कोई नदी नदी घाटियों में प्रवाहित होती है तो वहाँ पर विसर्पों का निर्माण करती है। यही विसर्प जब मुख्य नदी के धारा से कट जाते हैं तो वो गोखुर झील या चाप झील का निर्माण करते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अगर चाप झीलों को एग्जाम्पल की बात करें तो बिहार की जो कि कांवरताल झील, अगर वहीं बात करें यूपी के संदर्भ में तो आपको देखने को मिलेगा पीलीभीत में स्थित फुलहर झील, जो कि एक, अगर बात करें किसका एग्जाम्पल है तो आपको देखने को मिलेगा कि चाप झील या ऑक्सपो झील बात करें या गोखुर झील का एग्जाम्पल है। जब विसर्प मुख्य नदी की धारा से कट करके अलग हो जाता है, यानी एक लंबी समय की प्रक्रिया के बाद आपको देखने को मिलेगा कि विसर्प जब बहुत नज़दीक आ जाता है तो मुख्य धारा से कट करके, क्योंकि बहुत सारी जो अवक्षेपों के जमा हो जाने के कारण से नदियाँ अक्सर अवसादों की वजह से अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो जब विसर्प एक समय के बाद मुख्य धारा से कट जाता है तो वो गोखुर झील का निर्माण करता है। वही गोखुर झील की एक एग्जाम्पल की बात करें तो आपको कई सारे एग्जाम देखने को मिलेगा कि कांवरताल झील, यूपी के जो फुलहर झील पीलीभीत जिले में स्थित है, जहाँ से अगर बात करें तो गोमती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो ये की एग्जाम्पल में भी आपसे पूछने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स वहीं कुछ और पॉइंट्स के बारे में तो आपको देखने को मिलेगा कि एक नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। यानी हमने बताया जैसे कि जब एक समय के बाद विसर्प कट करके मुख्य धारा से अलग हो जाता है तो वहाँ पर गोखुर झील का निर्माण करता है। साथ ही साथ बात करें स्पिट या वार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण होता है। तो मैंने बताया कि मैप के माध्यम से कि जो पुलकट झील हो गए, कोलेरी झील, साथ ही साथ अगर बात करें बिम्बाना झील और जो कि चिल्का झील, ये सब किस प्रकार की झील का एग्जाम्पल है, तो लैगून झील का एग्जाम्पल है। यानी समुद्र तट से जितने भी सटे हुए झीलें हैं तो उनको लैगून झील का कहा जाता है। तो वे अगर इनमें सबसे बड़ी बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछता है कि चिल्का झील किस प्रकार की झील है, तो लैगून झील है। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स आप लोग को देखने को मिलेगा चिल्का झील, पुलिकट और कुलेरू झील, ये किसका एग्जाम्पल है, तो अगर बात करें तो लैगून झील का एग्जाम्पल है। अंतर्देशीय भागों वाले झीलों में कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए सांभर झील जो कि एक अंतर्देशीय झील का एग्जाम्पल है, जो एक लवण जल वाली झील है। यानी भारत की सर्वाधिक जो खारे पानी की झील, ये लवणी झील कौन सी है, तो आपको देखने को मिलेगा सांभर झील।
इसका उपयोग बात करें तो नमक निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी के अधिकांश झीलें जो कि हिमालयी क्षेत्रों में है आपको देखने को मिलेगा, मुख्यतः हिमानी हिमानी द्वारा बनी होती है। दूसरे शब्दों में ये जब तब बनती है जब हिमालयों में कोई ना कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी भाग भाग जो कि बंधे गए हैं। इसके विपरीत अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में बूलर झील जो कि एक मीठे पानी की झील का एग्जाम्पल है, भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो हमने अब पहले ही आपको एक चीज़ बता दिया कि भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की झील जो कि बूलर झील है। अगर बात करें वहीं प्रिंस और कुछ प्रमुख एग्जाम्पलों के बारे में प्राकृतिक झीलों में, तो डल झील आपको देखने को मिलेगी जो कि श्रीनगर में स्थित है। डल झील को ही अगर बात करें तो इसको श्रीनगर का गहना कहते हैं। कुछ और विशेषताओं के बारे में फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जो डल झील में आपको देखने के लिए फ्लोटिंग टाइप के हाउस कहें या फिर बोट आपको देखने को मिले तो उनको शिकारा के नाम से जाना जाता था। ये चीज़ भी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। वहीं आपको देखने को मिलेगी भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बड़ा पानी तथा अन्य महत्वपूर्ण झील है जो कि मीठे पानी की झीलें हैं। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स बात करें इसके अतिरिक्त या इनके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा गुरु गोविंद सागर, जिसमें आकर भाखड़ा नागल बांध जो कि आपको सतलज नदी पर स्थित है। तो यहाँ से भी आपको एग्जाम्पल पूछता है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है या किस झील पर स्थित है। तो अगर नदी की बात करें तो आपको देखने को मिले सतलज नदी, अगर वहीं झील की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा गोविंद सागर झील जो कि इसका एग्जाम्पल है। वहीं बात करें नेक्स्ट के बारे में, जलीय झीलों झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। जलीय तंत्र परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों को प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ावा देती है। तो आप फ्रेंड्स देखेंगे जो डल झील है या बूलर झील है तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसकी वजह से आप इसमें जो एक हाउस पाए जाते हैं या घर जो होता है वो शिकारा, तो एक काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है। तो जिससे क्या होता है कि ये पर्यटन को काफ़ी आकर्षित करता है। तो यहाँ से तो ये हमें मनोरंजन भी प्रदान करती हैं। अगर बात करें नदियों का आर्थिक महत्व के बारे में, तो आपसे एग्जाम्पल या एग्जामों में पूछता है कि नदियों का आर्थिक महत्व क्या है। अभी आप क्वेश्चन जो देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में जो दी गई है तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों को जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा इनके मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों को सूची तैयार, यानी कि आपसे ये कह रहा है कि जो नदियों के किनारे आप देखते होंगे कि जितने भी बड़े शहर हैं, तो यानी कि अगर बात करें कि नदियों को आर्थिक महत्व के बारे में, तो आप देखेंगे कि नदियों के किनारे उद्योगों का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ बात करें कि विभिन्न प्राकृतिक संसाधन जो कि आपको नदियों के किनारे ही मिल जाता है। तो जितने भी अगर बात करें तो आदिवासी हैं स्थान है तो वो आपको देखने को नदियों के किनारे ही देखने को मिलेगा। अगर बात करें वहीं किंतु भारत जैसे देश के लिए वह जहाँ के अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण नदियों का बहुत अधिक महत्व है। वहीं बात करें फ्रेंड्स नदी प्रदूषण के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा नदी जल की घरेलू, औद्योगिक व कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की अगर बात करें फ्रेंड्स तो आपको निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग जो कि 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों को गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा उनके अनेक अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्वच्छ बनाने में, यानी कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनके नदियों के कारण में प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे शहरों से निकलने वाले या बात करें उद्योगों से निकलने वाले कचरे, शहरों के जो नाले हैं वो बहुत सारे जो कि नदियों में, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी नदियाँ जो कि प्रदूषित हो गई हैं। अगर बात करें इनके संरक्षण से संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण जो कि योजना आपको NRCP आपको देखने को मिलेगी।
इसके क्रियान्वयन के बारे में बात करें तो गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण जो आपको देखने को मिला 1985 में शुरू किया गया था। अगर बात करें तो 31 मार्च 2000 को बंद किया गया। राष्ट्रीय नदी पर संरक्षण पर प्राधिकरण की कार्य समिति ने गंगा में योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य की योजना को देश की विभिन्न प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर 16 राज्यों की बात, तो 16 राज्यों में लगभग 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहरों शामिल है। इस कार्य की योजना के तहत लगभग जो कि 57 जिले शामिल है। यानी आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं, तो आप बताइए 57 जिले। अगर शहरों की बात करें तो 152 शहर शामिल हैं। वहीं अगर बात करें राज्य, तो 16 राज्यों में 57 जिले और 152 शहर शामिल हैं। तो इस चीज़ भी नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो प्रदूषण को कम करने वाली कुल लगभग 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अभी तक लगभग 69 योजना इस कार्य में योजना के लिए तहत या पूरी हो चुकी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, जो जनरली पूछेगा कि कितनी नदियों में ये योजना लागू है, तो 27 नदियों में यहाँ लागू है। अगर राज्यों की बात करें तो 16 राज्यों में लागू है। अगर वहीं शहरों की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 152 शहरों में लागू है। अगर जिलों की बात करें, क्योंकि यहाँ से फैक्ट्स पूछ लेता है कि कितने जिलों में ये योजना लागू है, तो आपको देखने को मिलेगा जो 52 जिलों में लागू है। तो आई होप कि यहाँ से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उन सभी को पकड़ पाइएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, तो जो कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए तो उनको भी देख लेंगे। हालांकि इन चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, लेकिन जब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ क्वेश्चंस, तो उनको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि मेन पर्पज़ यही था कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है या बात करें एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उनको भी कवर कर लिया जाए। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो कि आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें पहले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूपों के बारे में हमने बात की थी। आपने पहले वीडियो के माध्यम से ही देखा होगा कि 4 प्रकार के अफवाह प्रतिरूपों के बारे में हमने बात की थी, जिसमें पहला जो डेंड्राइट टाइप का, या जिसे हम वृक्षनुमा अफवाह तंत्र भी कहा था, वृक्षनुमा अफवाह तंत्र। वहीं आपने दूसरा देखा था तो जालीनुमा अफवाह तंत्र, जो प्रायद्वीपीय भारत को एग्जाम्पल थी। जितने भी प्रायद्वीपीय भारत नदियाँ हैं वो जालीनुमा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। वृक्षनुमा या डेंड्राइट कहें, या बात करें धुमाकृतिक अफवाह तंत्र, तो जितने भी हिमालयी नदी हैं या आपको देखने को मिलेगी हिमालय नदी तंत्र में जितने भी सिंधु हो, गंगा हो या ब्रह्मपुत्र, इन नदियों तंत्र का जो अफवाह तंत्र है आपको देखने को मिलेगा। तो किस टाइप का, तो वृक्षनुमा अफवाह तंत्र था। आपको वहीं देखने को मिला था अरीय अफवाह तंत्र, जो जिसका एग्जाम्पल की बात करें तो एक ही जो फ्रेंड्स अगर बात करें तो एक ही बिंदु से कई सारी नदियाँ जो कि निकलती थी, तो ये किसका एग्जाम्पल था, तो अरीय अफवाह तंत्र का एग्जाम्पल है। वहीं केंद्राभिमुख अफवाह भी आपने देखने थे, तो कि जितने अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ थी तो केंद्र, तो यहाँ से एग्जाम्पल भी पूछता है। 4 प्रकार के अफवाह तंत्रों की हमने चर्चा की थी, तो उनमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान या अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। तो ध्रुवाकृतिक कहे या डेंड्रॉइट कहे या बात करें वृक्षनुमा, तो ये किस प्रकार, अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेंड्स आपको हमने बता दिया कि जो गंगा नदी तंत्र हो गया या ब्रह्मपुत्र नदी यानी हिमालयी नदी तंत्र में जितनी भी नदियाँ, 3 प्रमुख नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र आती हैं, उन तीनों नदियों का जो अगर बात करें तो अफवाह प्रतिरूप किस टाइप का था, तो धुमाकृतिक या वृक्षनुमा या डेंड्रॉइट टाइप का था। तो इस विकल्प की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो कौन है, तो गा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो अभी हमने बताया था कि बूलर झील जो भारत के उत्तरी राज्य में स्थित जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर वहीं बात करें इसकी विशेषता के बारे में, तो हमने ये भी आपको बता दिया कि इसकी जो विशेषता थी तो भारत के सर्वाधिक मीठे पानी की झील थी। अगर इस आंसर की बात करें तो घा यानी कि चौथा जो कि जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगर बात करें नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से, तो फ्रेंड्स हमने ये भी आपको बताया था कि जितने भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनके उद्गम, उनमें से कुछ आपको देखने को मिलेगी जो कि
अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। कुछ नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की हैं, आपको देखने को मिलेगी बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, जिनमें आपको देखने को मिलेगा कि अरब सागर में जो प्रमुख नदियां हैं जल विसर्जित करती है, तो उनमें नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, पेरियार, पुम्बा, भारत पूजा, ये कुछ प्रमुख नदियां थी जो कि अरब सागर में अपना जल जाकर जल विसर्जित करती थी। तो इनके सभी के हमने एग्जाम्पल के माध्यम सभी के उद्गम स्थलों के भी बारे में बताया था। वहीं अगर बात करें नर्मदा नदी के उद्गम के स्थल के बारे में, तो अमरकंटक हमने ये चीज़ ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्कशन कर लिया है। पिछले वीडियो आप देखेंगे वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन किया था। अगर यहाँ इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी अमरकंटक जो कि बिंद श्रेणी का हिस्सा है, वहाँ से जो कि नर्मदा नदी निकलती है। अगर बात करें यहाँ से और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पूछता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है। तो जब दो पहाड़ियों के बीच से कोई पतले रास्ते से नदी निकलती तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कहलाती। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नर्मदा। फ्रेंड्स अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती ये दो नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटियों में बहती है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर बात करें घाटियों के बारे में तो आपको देखने को मिलेगा जो ऊपर आपको देखने को मिलेगा, तो बिंद श्रेणी बात करें। दूसरा ये बात करें आपको देखने को मिलेगा कि आपको सतपुड़ा रेंज साथ ही साथ बिंद श्रेणी की मध्य से निकलती है। तो यहाँ से भी आपको एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में कौन सी लवणी ये जल वाली झील है। तो आपसे पूछ रहा है भारत की कौन सी झील है जो कि लवणी जल है। तो आपको हम बता ही चुके हैं ये चीज़ें कि जो सांभर झील भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, सर्वाधिक खारे पानी की झील का यह सर्वाधिक लवणी झील है। अगर बात करें कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, तो निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो हमने फ्रेंड्स आपको बताया था प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो आप देखने को मिलेंगे विभिन्न विभिन्न किताबों में आपको बहुत अलग अलग फैक्ट्स मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1500 किलोमीटर एरिया यानी अफवाह है, इसका अफवाह है। तो जो सबसे बड़ी नदी आपको देखने को मिलेगी गोदावरी थी। अगर हम महानदी की बात करें तो आपको देखने को मिला था ये 860 किलोमीटर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 860 किलोमीटर। अगर बात करें कृष्णा की तो आपको 1400 किलोमीटर मीटर में फैली है। तो अगर सबसे बड़ी नदी आप अफवाह तंत्र के मामले में अगर देखेंगे प्रायद्वीप भारत तो गोदावरी नदी है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तो विकल्प नंबर खा, या बात करें विकल्प नंबर 2 गोदावरी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो अभी हमने आपको बता दिया जो तापी नदी और नर्मदा नदी ये दो प्रमुख नदी हैं जो कि भ्रंश घाटी क्या है इस चीज़ को भी हमने क्लियर कर दिया कि आप देखने को मिलेगी जो ताप्ती नदी आपको देखने को मिलेगी तो सतपुड़ा रेंज, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगी कि अजंता रेंज, इन दोनों के मध्य से होकर के बहती है। तो इस वजह इन दो घाटियों के मध्य से होकर के जब कोई नदी निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी नदी। तो यही जो एग्जाम्पल है, अगर नर्मदा को देखेंगे तो नर्मदा बिंद और सतपुड़ा के मध्य से निकलती है। वहीं ताप्ती नदी को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी सतपुड़ा और अजंता की घाटी के मध्य से निकलती है, तो इसको नदी घाटी या भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। वहीं फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा आपसे ये भी एग्जाम में पूछता है कि तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो आप बताइएगा तापी नदी के उद्गम स्थल के बारे में, जो कि बैतूल पहाड़ी कहें या बैतूल जिले की मुल्ताई नामक स्थान से अगर बात करें तापी नदी यानी मुल्ताई। बहुत सारी एग्जामों में पूछता है कि तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो बैतूल जिले की मुल्ताई नामक स्थान से तापी नदी निकलती है। किस प्रकार की एग्जाम्पल है, तो भ्रंश घाटी नदी का एग्जाम्पल है। तो इस चीज़ को भी लिख लीजिए कि तो फ्रेंड्स कोशिश की हमने जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ से आपको देखने को मिलता है उन सभी को हमने कवर किया है। यदि आप पिछले वीडियो हमारे देखे होंगे तो हमने सारे जो इस पूरे चैप्टर को साथ ही साथ बात करें लगभग 3 चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया है। तो आप एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज है उसको जा कर के फॉलो कर लीजिए और वहाँ से देख लीजिए कि सारे फैक्ट्स हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है, तो वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो कि जलवायु से संबंधित है अगला चैप्टर, तो उसको हम लोग एक ही वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू ऑल।